किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टमाटर की उन्नत खेती A to Z संपूर्ण जानकारी, जैसे कि बेस्ट वैरायटी, रोग बीमारियों का प्रबंधन, फलों का साइज़ कैसे बढ़ाएं, टमाटर की बंधाई किस प्रकार करनी चाहिए, बेसल डोज, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, विल्ट की समस्या आती है, लीफ कर्ल वायरस एवं जो लीफ माइनर जैसी समस्याएं आती हैं, इनका सटीक इलाज, खाद शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल के साथ साथ टमाटर की खेती करने के लिए सही समय, किस प्रकार हमको खेत की तैयारी करनी है, किस प्रकार ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाना है ताकि हमारी टमाटर की जो फसल है ना काफ़ी स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और पैदावार भी काफ़ी अच्छी निकले। तो किस प्रकार हम एक एकड़ से 80 से लेकर के 100-110 टन तक टमाटर एक एकड़ से निकाल सकते हैं, तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। टमाटर की यह जो वीडियो है A to Z वीडियो है, संपूर्ण जानकारी हम साझा करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम लगने वाला है। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। समय के ऊपर हम पहला पॉइंट रखते हैं यानी टाइमिंग। तो सर्दियों के लिए अक्टूबर से नवंबर महीने पर आप सर्दियों के दिनों पर टमाटर को लगा सकते हैं, टमाटर की खेती कर सकते हैं। गर्मियों के लिए जनवरी और फरवरी महीना नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यदि आप गर्मियों के दिनों पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो जनवरी महीने पर आप पौधशाला तैयार कर दीजिए और मध्य फरवरी पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। बरसात के लिए जुलाई अगस्त महीना बहुत ही परफेक्ट माने जाते हैं। गर्मियों में टमाटर के बाज़ार भाव बेहद ही हाई होते हैं। गर्मियों में टमाटर निकालने के लिए फरवरी पर आप हर हालत पर प्लांटेशन कर दीजिए, यानी फार्म की अच्छे से तैयारी करके, अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करके, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए यदि आप गर्मियों के दिनों पर टमाटर की खेती कर रहे हैं। टमाटर एक ऐसी सब्जी वर्गी फसल है दोस्तों, इसमें जो टेम्परेचर है ना 38-40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जाता है तो भी दिक्कत है, सनबर्निंग की समस्या आती है, चाल ग्रोथ बढ़वार रुक जाती है, यानी हाई टेम्परेचर में भी दिक्कत है। और लो टेम्परेचर जिन इलाकों पर पाला पड़ता है, अधिक ठंड पड़ती है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर आता है तो अभी ग्रोथ बढ़वार में और पाला जैसी समस्याएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो टमाटर की खेती करने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है ये बहुत ही सूटेबल रहता है। बेस्ट वैरायटी की बात करते हैं। एक अच्छी आमदनी निकालने के लिए, एक अच्छी कमाई करने के लिए टमाटर की फसल से बेस्ट वैरायटी को ही आपको लगाना चाहिए जो कि हाइब्रिड हो, उच्च क्वालिटी का हमको उत्पादन देखने के लिए मिले, चमक, साइज, शेप और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी बढ़िया वाली वैरायटी बताइए। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं 4-5 ऐसी किस्में टमाटर की जो कि यकीन मानिए गर्मियों के दिनों पर आप खेती करते हैं तो बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यानी इन किस्मों को आप सर्दियों पर, बरसात पर तो लगा ही सकते हैं, इसके अलावा गर्मियों के दिनों पर भी बहुत ही बेहतर वाला परफॉर्मेंस करने वाली हैं। पहले पायदान पर हमने सेमिनीज कंपनी की अभिलाष F1 टमाटर की वैरायटी को रखा है। इसका जो फल है ना दोस्तों, अभिलाष का फल चपटा गोलाकार होता है। यदि हम इसकी बात करें, वैसे तो बरसात के दिनों पर, सर्दियों के दिनों पर अभिलाष को खूब ज़्यादा लगाया जाता है, लेकिन आप फरवरी पर भी प्लांटेशन कर रहे हैं तो अभी यह अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। इसके जो फल है ना पत्तियों में छिपकर आते हैं, यानी पत्तियों से ढके रहते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर हाई भी होता है तो सर्वाइव यह वैरायटी कर जाती है। तो इसका जो फल है ना दोस्तों चपटा गोलाकार होता है, हाइब्रिड टमाटर है और जब कच्चा रहता है ना टमाटर तो गहरा हरा रंग का हमको देखने के लिए मिलता है। पकने के बाद पूरा लाल हो जाता है, देसी टच है और ख़ासकर इसकी जो पत्तियां हैं ना वो काफ़ी चौड़ी होती हैं और काफ़ी अच्छे से प्रकाश संश्लेषण को ग्रहण कर पाती हैं। इसके अलावा टपक सिंचाई से आप खेती कर रहे हैं, बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो घुलनशील खाद NPK का प्रयोग आप करते हैं तो 80 से लेकर के 100 टन तक की पैदावार आप निकाल सकते हैं। सेमिनीज कंपनी की अभिलाष F1 टमाटर की जो वैरायटी है, 10 ग्राम सीड्स की कीमत तकरीबन 550 से 600 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती। एक एकड़ में 60 से 70 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है।
जैसे ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं लगभग 60 से 65 दिन में यह जो वैरायटी है ना हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और जो फल का वजन है कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, और फलों का जो वेट है वो 80 से 90 ग्राम के आसपास तक हो जाता है। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये फील्ड है ना दोस्तों, ये है अभिलाष टमाटर की फील्ड। आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से फार्म आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने सिजेंटा कंपनी की TO 1057 वैरायटी को रखा है। अब जब गर्मियों की बात चल रही है तो गर्मियों पर सिजेंटा कंपनी की 1057 F1 टमाटर की वैरायटी का नाम ना आए ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर जब हाई टेम्परेचर की बात चलती है ना 38, 40, 42, तो एक ही वैरायटी ज़्यादातर मार्केट में जो चलती है वो 1057 टमाटर की वैरायटी ही है। हमारे मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र पर, उत्तर प्रदेश पर बहुत ही बड़े लेवल पर 1057 टमाटर की वैरायटी को गर्मियों में लगाया जाता है। कुछ ऐसा होता है इसका पौधा और फल आप देख सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर यह जो वैरायटी सुपर हिट वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की 1057 किस्म की नर्सरी। गर्मियों में आप खेती कर रहे हैं तो दिसंबर जनवरी महीने पर आप नर्सरी डाल दीजिए और फरवरी महीने पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। फल का वजन 60 से 65 ग्राम के आसपास होता है और फलों का जो साइज़ है ना मध्यम आकार का होता है। इसके जो फल है ना चौकोर फल होते हैं, ठोस टाइप के होते हैं, यानी आप जो देख रहे हैं ना इस प्रकार थोड़ा सा लंबे लंबे टाइप के चौकोर टाइप के होते हैं और चौकोर अंडाकार टाइप के हमको देखने के लिए मिलते हैं। उच्च गर्मी सहन करने की इस वैरायटी में क्षमता है। 3000 सीड्स की जो कीमत है ना वो 2000 रुपये के आसपास हमको देखने के लिए मिलते हैं। कहीं कहीं पर 1800 से 2000 रुपये के बीच में 3000 सीड्स का हमको जो प्राइस है वो देखने के लिए मिलता है। लंबे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह जो वैरायटी है ना सबसे बेस्ट है। यदि आपको बहुत लंबे टमाटर की उपज को भेजना है तो यह जो 1057 टमाटर की वैरायटी हमको पर्सनली काफ़ी बेस्ट लगी है। 65 दिन में परिपक्व तैयार हो जाती है। 45 से 55 टन के आसपास पैदावार आप गर्मियों के दिनों पर इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। इसका भी कैरेक्टर, पत्तियाँ अधिक होती हैं और पत्तियों के बीचों बीच टमाटर लगते हैं। पौधे की जो ऊंचाई है, हाइट है, 4 फीट से लेकर के 5.5 फीट तक लगभग हमको देखने के लिए मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें LCV लीफ कर्लिंग वायरस की समस्या नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारी प्रॉपर आती है, आपको स्प्रे शेड्यूल प्रॉपर चलाने पड़ेंगे। बाकी सिजेंटा कंपनी की 1057 भी हमको बेस्ट वैरायटी लगी है। तीसरे नंबर पर हमने सेमिनिस कंपनी की अंसल F1 वैरायटी को रखा है। अब यह जो अंसल टमाटर की वैरायटी 70 दिन में तैयार हो जाती है। फल का वजन 90 ग्राम है। फल लंबा अंडाकार होता है। गर्मियों के दिनों पर बेस्ट वैरायटी है। 3500 सीड्स की कीमत 1400 से 1500 रुपये के आसपास हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। और जो पौधे की हाइट है ना 5 से 6 फीट के आसपास तक जाती है। यदि आप प्रॉपर बंधाई करते हैं, अच्छे से बंधाई के साथ साथ यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छे से चलाते हैं तो बहुत ही लाजवाब आप इस वैरायटी से भी पैदावार निकाल सकते हैं। चौथे नंबर पर गर्मियों के दिनों पर आप खेती कर रहे हैं, यदि जनवरी फरवरी महीने पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो US एग्री सीड्स की SW 1504 को रखा है। वैसे तो इस वैरायटी को सर्दियों के दिनों पर, बरसात के दिनों पर खूब लगाया जाता है, लेकिन यदि आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं तो US एग्री सीड्स की SW 1504 यह जो टमाटर की वैरायटी है काफ़ी उत्तम वैरायटी है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 400 से 500 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। इसका जो फल है वो गोल चपटाकार होता है और 90 से 100 ग्राम के आसपास फल का वजन हमको देखने के लिए मिलता है। 65 से 70 दिन में एकदम हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी भी तैयार हो जाती है। शाखा वाली टमाटर की वैरायटी है। 6 फीट के आसपास प्लांट की हाइट जाती है। 5वें नंबर पर जो हमने टमाटर की वैरायटी को रखा है सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 टमाटर की वैरायटी को रखा है। TO 3251 टमाटर की वैरायटी दिसंबर फरवरी तक आप रोपाई कर सकते हैं साहो टमाटर की वैरायटी को। वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान हैं और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो 3251 को ज़्यादातर बरसात और सर्दियों में ही ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों पर अब यह जो साहू टमाटर की वैरायटी है ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सहनशीलता इस टमाटर की वैरायटी में है, बल्कि यदि आप दोस्तों इसको आप फरवरी पर भी, जनवरी फरवरी पर भी प्लांटेशन करते हैं तो अच्छा खासा आपको पैदावार देके जाने वाली वैरायटी है। पैदावार की बात करते हैं तो गर्मियों के दिनों पर 50 से 55 टन 60 टन तक पैदावार आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं।
कैरेक्टर की बात करते हैं तो जब भी इसके जो फल रहते हैं ना, कच्चे रहते हैं टमाटर, तो लगभग हमको सफ़ेद टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। और इसके जो फल है ना, वो पत्तों में छिपकर नहीं बल्कि थोड़ा सा पत्तों से दूर लगते हैं, यानी उतना ज़्यादा पत्तों से प्रोटेक्शन हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, इसका जो कैरेक्टर है ना, कुछ इस प्रकार हमको देखने के लिए मिलता है। जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, यह फील्ड साहू टमाटर की फील्ड है, यानी काफ़ी उम्दा पैदावार यह टमाटर की वैरायटी हमको देती है। लेकिन पकने के बाद जो टमाटर है ना, पूरा लाल हो जाता है। इसके अलावा 60 ग्राम से 70 ग्राम आपको सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ में। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5 फीट रखनी है एवं पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट के आसपास आपको रखनी चाहिए। तो यह जो 5 वैरायटी है टमाटर की, गर्मियों के दिनों पर खासकर फरवरी पर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो सबसे लाजवाब टमाटर की वैरायटी है। इसके अलावा और भी वैरायटी हैं जिसे आप गर्मियों के दिनों पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे सेमिनिस कंपनी के हमने लास्ट टाइम सक्षम को ट्राई किया था, अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा। क्लाउस की जो प्रिसी F1 वैरायटी आती है और नामधारी की 962 वैरायटी भी ठीक ठाक लगी है। बाकी जिन 5 किस्मों का हमने जिक्र किया है, आप जनवरी, फरवरी, दिसंबर महीने पर एक बार ट्राई करके देखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको 70 टन 80 टन पैदावार बता दी तो मतलब निकल ही आएगी। इसके लिए अच्छे से खेत की तैयारी, वाटर मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, भौगोलिक क्लाइमेट्स, आप किस प्रकार टमाटर की खेती कर रहे हैं, किस प्रकार केयर कर रहे हैं, यह बहुत सारे जो फैक्टर रहते हैं ना, वो निर्भर करते हैं कि आपकी जो पैदावार है, टमाटर की पैदावार आप प्रति पौधा कितनी तक निकाल सकते हैं। 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 8 किलो, वो आपके ऊपर है कि किस प्रकार आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट चला रहे हैं। बाकी यह किस्में हमारे हिसाब से आप सर्दी, बरसात और गर्मियों के दिनों पर ट्राई कर सकते हैं। अच्छे खासे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। प्रति एकड़ सीड्स टमाटर की आप खेती कर रहे हैं तो 60 से 70 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, यानी 10 ग्राम के पैकेट को भी आप लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में 6 से 7 पैकेट टमाटर के लगने वाले हैं 1 एकड़ में। और यदि आप 60-70 ग्राम के आसपास सीड्स को 1 एकड़ में लगाते हैं तो किसी भी बेस्ट वैरायटी को आप लगाते हैं तो लगभग 4,000 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये के बीच में 1 एकड़ का खर्च आने वाला है सीड्स का। जो आप हाइब्रिड टमाटर को लगा रहे हैं तो लगभग 5 से 6,000 रुपये के आसपास मान लीजिए। वीडियो में बताई गई ऑलमोस्ट सभी जो वैरायटी हैं किसी भी बड़े खाद बीज दुकानों में आसानी से मिल जाएंगी, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और यदि ऑनलाइन किसी भी साइट्स में यदि अच्छा खासा सीड्स है, बढ़िया वाला सीड्स यदि उपलब्ध होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। बाकी थोड़ा चल फिर करके अच्छी वाली वैरायटी, एक्सपायरी डेट देख लीजिए, थोड़ा सा पैकिंग सब कुछ देख लीजिए, फिर आप वैरायटी को खरीदें। क्योंकि सीड्स में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड, काफ़ी ज़्यादा नकली और काफ़ी जो चीज़ें हैं ना, वो बदल बदल कर किसानों को दे दी जाती हैं। तो थोड़ा सा बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। सीड्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है खेत की तैयारी। अच्छा उत्पादन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको प्लोविंग कराना है। कल्टीवेटर, पंजा या फिर तोता हल से अच्छे तरीके से प्लोविंग करा लीजिए। उसके बाद 30 दिन की तेज़ धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी मलाई की तरह हो जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है और थोड़ा सा धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है। रोटावेटर से कुछ इस प्रकार अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। और फिर उसके बाद मिट्टी भुरभुरी हो गई, फिर हमको बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 3 फीट रखनी है, बेड से बेड की दूरी 4.5 फीट, सेंटर की दूरी 4.5 से 5 फीट रखिए। और जो ऊंचाई है लगभग 8 से 10 इंच के आसपास आपको बेड की ऊंचाई रखनी चाहिए। अब बड़े भैया, जब आप बेड तैयार कर रहे हैं तो बेसल डोज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसल डोज में यानी 1 एकड़ में, और पूरी की पूरी जानकारी हम प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। 1 एकड़ में जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं टमाटर की, तो आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो पैदावार है वो हमको एक उन्नत तरीके से देखने के लिए मिले। क्योंकि जब भी हम प्लांटेशन करते हैं और मिट्टी पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहेंगे तो प्लांट जल्दी से स्टेबल नहीं हो पाएगा, जड़ें जल्दी से नहीं चल पाएंगी और पीलापन है, कमज़ोर ग्रोथ है। तो इसलिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट है ना, बेसल डोज, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम बेसल के समय 1 बैग ले रहे हैं डीएपी, यानी लगभग 50 किलोग्राम 1846 डीएपी खाद ले रहे हैं। इसके अलावा 30 किलोग्राम हम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास ले रहे हैं और 1 बैग दानेदार वाली एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट ले रहे हैं और 2 किलोग्राम रीजेंट अल्ट्रा ले रहे हैं। इसके साथ ही हम गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली ले रहे हैं।
यदि हम खर्च की बात करें तो इस बेसल डोज को 1 एकड़ में प्रयोग करने से टमाटर में एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 7,500 से 8,000 रुपये के आसपास का हमको खर्च आने वाला है। और सबसे जो महंगा खर्च है वो है गोबर की खाद का। लगभग 5,500 रुपये के आसपास हमको 3-4 ट्राली गोबर की खाद मिलने वाली है और बाकी आप कैलकुलेट निकाल लीजिए। तो बेसल डोज में इन खादों का प्रयोग करते हैं, गोबर की खाद नहीं भी है तो 2 ट्राली से भी काम चल जाएगा। बाकी कोशिश कीजिए आप ऑर्गेनिक खादें हैं, गोबर की खाद, इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यह जो हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा को और थोड़ा सा उपजाऊ उर्वरक क्षमता को गोबर की खाद बढ़ाती है, तो गोबर की खाद आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद अच्छे तरीके से पकी हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार अच्छे से खेत की तैयारी कर लीजिए। चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ग्रीन नेट भी आप खींच सकते हैं। तो इस प्रकार हमने फार्म की तैयारी कर ली। इसके अलावा नर्सरी किस प्रकार तैयार करना है, प्लांटेशन किस प्रकार करना है और कौन सी सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले तो आप फील्ड में अच्छे तरीके से मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बिछवा लीजिए, ड्रिप बिछवा लीजिए, 16 mm इंस्टॉल करा लीजिए। इसके अलावा जो नर्सरी आपको तैयार करनी है, घर में ही आप वाइट शेड नेट खींचकर कुछ इस प्रकार भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रो ट्रे जो आती है ना मार्केट से ख़रीद के ले आइए और उसमें कोकोफिट खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, अच्छी तरीके से भर करके एक बीजों की बुआई कर दीजिए। सीडिंग करने के बाद कुछ दिन के लिए रख दीजिए, 4-5 दिन के लिए मल्चिंग पेपर में कवर करके। और फिर जो आपने तंबू बनाया है, ग्रीन शेड नेट खींची है, वाइट शेड नेट, तो उसमें निकाल करके प्रॉपर सुबह शाम सिंचाई करिए और लगभग 25 से 27 दिनों में आपकी जो नर्सरी है वो तैयार हो जाएगी। अब नर्सरी किस प्रकार, क्या प्रोसेस है नर्सरी तैयार करने की, तो हमारी यह वीडियो देख लीजिए। आप घर में ही सस्ते में एकदम स्वस्थ रेशेदार जड़ युक्त नर्सरी तैयार कर सकते हैं घर में। हमारी यह वीडियो वॉच कर लीजिए। अब हमने फील्ड अच्छे तरीके से तैयार कर ली। उसके बाद रोपाई करने से पहले मल्चिंग पेपर में 2 इंची होल्स करना है। उसके बाद हल्की सी सिंचाई करनी है। और अब नर्सरी है, नर्सरी जब हम प्लांटेशन करेंगे तो लगभग 10-15 दिन तक हम कोई भी दवाई का स्प्रे नहीं करेंगे। इस बीच में लीफ माइनर या फिर कोई भी कीटों का प्रकोप हो सकता है तो सोलेमन, डेलीगेट, एसीफेट, लांसर गोल्ड, इनमें से कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए। हल्की सिंचाई करके प्लांटेशन कर दीजिए हल्के हाथों से, कुछ इस प्रकार एक पौधे की। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। यदि आप सिंगल लाइन पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट आपको रखनी चाहिए। इस हिसाब से प्लांटेशन करते हैं तो 7 से 8,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा पास में डबल लाइन पर प्लांटेशन करेंगे तो सन बर्निंग की समस्या या फिर फसल खराब की दिक्कत नहीं आएगी। तो डबल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी तो आपको 5 फीट रखनी है, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी है। डबल लाइन पर प्लांटेशन करना है और जिग जैग प्लांटेशन करना है। इस प्रकार 10 से 12,000 पौधे की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है 1 एकड़ में। तो इस प्रकार आपको खेती करनी चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए। अब टमाटर की अधिक पैदावार निकालने के लिए जो सबसे मेन जो पॉइंट रहता है ना, मुख्य बिंदु हैं कि वाटर मैनेजमेंट यानी सिंचाई, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, स्प्रे शेड्यूल और टमाटर की अच्छी बंधाई आप करेंगे तो टमाटर की अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार टमाटर को पड़े मत रहने दीजिए, बांस लगा करके पैड वायर से बंधाई कीजिए और प्रॉपर टमाटर को एकदम उठा करके एकदम बंधाई करिए और टमाटर की खेती कीजिए। यदि टमाटर की आप बंधाई करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं तो पैदावार आपको बहुत ही उत्तम मिलने वाली है। अच्छे तरीके से आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से 4 से लेकर के 8 गुना ज़्यादा आप पैदावार निकाल सकते हैं। तो इसीलिए टमाटर की बंधाई अवश्य कीजिए, बम्बू विधि से टमाटर की खेती कीजिए। टमाटर की हमने प्लांटेशन कर दी और हल्की हल्की हम सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन अगला जो पॉइंट है ना वो है ड्रिंचिंग शेड्यूल, जड़ों को स्टेबल करने के लिए। क्योंकि जो प्लांट होता ना, जड़ें मिट्टी को जल्दी पकड़ता नहीं है, फंगस भी अटैक हो जाता है और कमज़ोर बढ़वार पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। और प्लांट को स्टेबल करने के लिए, अच्छी ग्रोथ चाल पकड़वाने के लिए हमको ड्रिंचिंग शेड्यूल अवश्य ही चलाना चाहिए एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। टमाटर की फसल पर जो पहली ड्रिंचिंग है दोस्तों, क्योंकि लीफ माइनर टमाटर की फसल पर बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो पहली जो ड्रिंचिंग है
10 से 12 दिन के आसपास के ट्रांसप्लांट से जब हमारी टमाटर की फसल होती है तो ह्यूमिक एसिड हम ले रहे हैं 500 ग्राम। अब 98% वाला जो पोटेशियम ह्यूमिक आता है ना, 98% वाला 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, बाविस्टिन जिसमें कार्बेंडाजिम 50% WP है, 500 ग्राम हमको लेना है। और इसके साथ ही थाइमोथॉक्सोम 25% WG 200 ग्राम यानी 11 हमको लेना है। एवं 19 जो NPK खाद आती है ना 1 किलोग्राम, इन सभी को 400 लीटर पानी में घोल लेना है। और 400 लीटर जो पानी है जड़ों के पास ड्रिंचिंग करना है। जड़ों से 1 से 1.5 इंच दूर दे करके आप बढ़िया तरीके से ड्रिंचिंग कर दीजिए, यानी 50 से 100 ml प्रति पौधा। सेकंड जो ड्रिंचिंग है दोस्तों वो हमको 25 से 28 दिन बाद ट्रांसप्लांट से जब हमारी फसल 25 से 28 दिन की हो जाती है तो सेकंड ड्रिंचिंग में रोको फंगीसाइड 500 ग्राम या फिर रेडोमिल गोल्ड दोनों में से कोई एक 500 ग्राम लेना है। बोलियम फ्लेक्सी 200 ml और सिलिकॉन पाउडर 500 ग्राम, इनको 400 लीटर पानी घोल करके प्रति पौधा ड्रिंचिंग आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी ड्रिंचिंग है 35 से 40 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, 05234 2 किलो, कॉन्फिडोर जो इंसेक्टिसाइड आती है 500 ml और आपको गुड़ लेना है 2 किलोग्राम। इनको मिक्स करके 400 लीटर पानी घोल करके आप ड्रिंचिंग कर दीजिए। ड्रिंचिंग के समय कौन सी सावधानी रखनी है इसके बारे में भी हम जानते हैं, या फिर कौन सी ज़रूरी बातें हैं, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ड्रिंचिंग करते समय ताकि हमको एक अच्छा वाला रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिले। गर्मियों के दिनों पर आपको ड्रिंचिंग 3 बजे के बाद करना है, यानी शाम टाइम ही आप ड्रिंचिंग करें। हल्की भूमि पर ड्रिंचिंग यदि आप कर रहे हैं तो एक समस्या आती है, लीचिंग आउट की समस्या आती है, यानी ज़्यादा देर तक जो आप घोल दे रहे हैं वो जड़ों के पास टिकता नहीं, जल्दी से बह जाता है। तो इसके लिए 50 ml जब भी आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं 50 ml किसी अच्छी कंपनी का स्टिकर मिलाकर ही ड्रिंचिंग आपको करना चाहिए। जब भी आप ड्रिंचिंग शेड्यूल चला रहे हैं, ड्रिंचिंग शेड्यूल में गुड़ है, ह्यूमिक एसिड है, सिलिकॉन है, फॉल्विक एसिड है, जो कि जड़ों में विकास में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम करता है और जड़ विकास में हेल्प करता है। और फंगीसाइड की बात कर रहे हैं तो फंगीसाइड में बाविस्टिन, रेडोमिल गोल्ड, साब, झेलोरा फंगीसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, एलिट है और रोको फंगीसाइड को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड में आप लिस्ट देख सकते हैं, NPK की लिस्ट देख सकते हैं। और इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ड्रिंचिंग में अवश्य करें। और बाकी तो हमने ड्रिंचिंग शेड्यूल बता दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट को मिला करके प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार टमाटर की फसल पर ड्रिंचिंग शेड्यूल जो कि 4 चांद लगा दे पैदावार में, रिजल्ट में काफ़ी बढ़िया वाला काम करे, तो आप यकीन मानिए दोस्तों हमारी फसल में भी जान डालने वाली ड्रिंचिंग शेड्यूल है। टमाटर की फसल पर जो सिंचाई है ना, इरिगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हल्की भूमि में जल धारण जो क्षमता होती है ना वो कम होती है, जबकि हैवी मिट्टी पर जो हैवी सॉइल होती हैं लंबे समय तक पानी को पकड़ के रख सकती हैं। टमाटर की फसल पर जो वापसा कंडीशन है ना, वापसा कंडीशन को बना करके रखना है और हल्की हल्की सिंचाई ही आपको करना है। ड्रिप से आप खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। एकदम मॉइस्चर्स ना रहे, यानी थोड़ा सा गैप को मेंटेन करें। और फ्लैट एरिगेशन से आप खेती कर रहे हैं 7 से 10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। गर्मियों के दिनों पर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ती है। जड़ों के नज़दीकी मिट्टी का आप लड्डू बना करके देख सकते हैं। यदि लड्डू बनाने के बाद यदि आप उछाल रहे हैं हवा पर और वापस से हाथ में आने से फूट रहा, तब तो आप सिंचाई अच्छी कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम गीला गीलापन है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर्स है, तो इससे बहुत ही मतलब इसका जो प्रभाव है ना गलत पड़ता है। बहुत ज़्यादा गीलापन रहता है तो जड़ों का विकास रुक जाता है, पीलापन की समस्या आती है, तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट्स होती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा गैप बना करके वापसा कंडीशन को मेंटेन करके हल्की हल्की सिंचाई करेंगे टमाटर की फसल पर, तो जड़ों का विकास अच्छा होगा, तभी आप एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम यानी बीट कंट्रोल, तो निराई गुड़ाई ही हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट है। हमारे मध्य प्रदेश के किसान और महाराष्ट्र के किसान क्या करते बीच बीच में कि दोनों बेड के बीच में जो खरपतवार उग जाता है ना, वहाँ पर पावर वीडर की मदद से भी सफाई करते हैं। और कुछ ग्लाइफोसेट जो 41% वाली आती है, यानी इस प्रकार जुगाड़ लगा कर के भी खरपतवार को कंट्रोल करते हैं। खरपतवार नाशक स्प्रे करते कहाँ पर, जहाँ पर खरपतवार उगे हुए हैं फसल को बचा करके। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे फसल को बचाते हुए एकदम साफ सफाई कीजिए और निराई गुड़ाई ही सबसे बेस्ट हैं। जितनी अच्छी आप साफ सफाई रखेंगे
एकदम खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे उतनी ही कीटों का प्रकोप कम होगा, वरना वाइट फ्लाई का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यदि आपके खेत पर खरपतवार का जमाव ज़्यादा है। तो टमाटर की फसल पर सिंचाई और साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हिसाब से समय समय पर करते रहिए। स्प्रे शेड्यूल टमाटर की फसल पर बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है स्प्रिंग शेड्यूल। टमाटर की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए यदि आपने सही तरीके से स्प्रिंग शेड्यूल चलाया तो समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली। तो आइए बात करते हैं टमाटर की फसल पर लगने वाले खतरनाक रोग, बीमारी और उनका सटीक समाधान और इलाज। टमाटर की फसल पर यदि हम बीमारियों की बात करें, फंगस की बात करें तो पछेती झुलसा आता है। यह है पछेती झुलसा जिसे हम इंग्लिश पर लेट ब्लाइट बोलते हैं। इसके अलावा यह है अंगेती झुलसा जिसे हम अर्ली ब्लाइट बोलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, एंथ्रेक्नोज, डंपिंग ऑफ और मोज़ेक वायरस, लीफ कर्ल वायरस की समस्या देखने के लिए मिलती है। और सबसे बड़ा जो किसानों का दुश्मन है वो है विल्ट, उकठा रोग। जी हाँ दोस्तों, फलता फूलता पौधा सूख जाता है और बहुत ही दुख होता है, क्योंकि प्रॉपर हम सेवा कर रहे हैं, प्रॉपर हम सिंचाई, खाद, दवाई, मेहनत सब कुछ कर रहे हैं, और बड़ा दुख होता है जब फलता फूलता पौधा सूख जाता है। और सूखता भी कब है? जब फल की स्टेज में आता है, फूल की स्टेज में आता है, यानी पूरी मेहनत तो हमने कर दी, उसके बाद सूखने की समस्या आती है। तो कैसे हम विल्ट से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी साझा करने वाले हैं। काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। और वहीं कीटों की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, तो जो माइट्स है, चाहे हम रेड माइट्स की बात करें, येलो माइट्स की बात करें, थ्रिप्स आती है, सफ़ेद मक्खी है, जैसिड्स, एफिड्स, और टमाटर के जो किसान हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि लीफ माइनर कितनी बड़ी समस्या है। इसके अलावा इल्लियों में फल छेदक इल्ली है, सुंडी है, तंबाकू इल्ली है, नेमेटोड्स की समस्या आती है, फल फटने लगते हैं, ब्लैक थ्रिप्स है, टूटा एब्सोल्यूटा है, तो बहुत सारी बीमारी आती हैं। तो क्यों ना इन बीमारियों को हम व्यवस्थित तरीके से समझें, एक एक बीमारियों की पहचान करके उसका इलाज यदि करेंगे तो खर्च से ही बचेंगे, और जो बीमारी है उसका ही हम स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे। तो समझ लीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत ही पावरफुल जानकारी मिलने वाली है। टमाटर की जो फसल है ना, यदि आपने बीमारियों का कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए आधी जंग आपने जीत ली। तो बीमारियों की आपको आइडेंटिफाई करना है, उसी हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना है। आप फोटो पर देखिए, वीडियो पर देखिए, ये है अंगेती झुलसा जिसे हम अर्ली ब्लाइट के नाम से जानते हैं। और टमाटर के बहुत बड़े दुश्मन हैं जी, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। तो हम अर्ली ब्लाइट की बात कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए आपको सही समय पर सही दवाई और सही स्टेज पर सही डोज के साथ स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे, तभी आपको पावरफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जो लेटेस्ट टेक्निकल मार्केट में उपलब्ध हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं जो एकदम सटीक आपको रिजल्ट दें। तो देखो, जब बीमारी तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो इनको कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव यानी रोग आने से पहले, और क्यूरेटिव यानी रोग आने के बाद। तो इन दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो बीमारी आएगी नहीं, और यदि आ गई है तो इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अर्ली ब्लाइट की बात करते हैं। प्रिवेंटिव में आप धानुका कंपनी की कर्सर आप टेक्निकल देख सकते हैं, 120 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके। दूसरे पायदान पर सिजेंटा की स्कोर को रखा है 100 ml प्रति एकड़, बायर कंपनी की फूलिकोर। तो इन तीनों में से कोई भी एक कीटनाशक को अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। यह कोई स्पॉन्सर से वीडियो नहीं है, कोई दवाई का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, उसका स्प्रे आपको करना, एक साथ सभी का स्प्रे नहीं करना है। अब क्यूरेटिव में मान लो अर्ली ब्लाइट हमारी फसल पर प्रकोप हो गया हल्का फुल्का, तो इसके लिए अदामा की कस्टोडियो है 250 ml, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं, टिल्ट फंगिसाइड है, पीआई की नेसोडियम आती है, तो इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। डोज आप देख रहे हैं प्रति एकड़ की दर से। इसके अलावा पछेती झुलसा जिसे हम लेट ब्लाइट के नाम से जानते हैं, टमाटर की फसल पर यदि पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट बहुत बड़ा दुश्मन है, अर्ली ब्लाइट से भी यह पावरफुल है, और इसको यदि कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो इसका प्रकोप न केवल पत्तों पर होता बल्कि पत्तों पर, तने पर, फलों पर, यानी हर एक पार्ट्स पर। और लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट की इतनी ताकत है कि आपकी फसल को ना 100% चौपट करने की ताकत रखती है यह बीमारी। तो इनको समझ लीजिए, टाइम लग जाए, लेकिन यदि आप वाकई नॉलेज लेने आए हैं
तो आपको फायदा होगा दोस्तों, यकीन मानिए। टमाटर की फसल पर प्रिवेंटिव में यदि लेट ब्लाइट का प्रकोप है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, डुपॉन्ट की कर्जट है, यूपीएल की रनमैन है, कवच फ्लो है। इन फंगीसाइड में से किसी भी एक फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम क्यूरेटिव में बात करें, बीमारी का प्रकोप हो चुका है लेट ब्लाइट का, तो डुपॉन्ट की इक्वेशन प्रोवाती इसका स्प्रे कर सकते हैं। नेटिवो है, अमिस्टा टॉप फंगीसाइड है, बासप कंपनी की जम्प्रो आती है, रेवास फंगीसाइड आती है, अदामा की कस्टोडिया आती है, इनका स्प्रे आप ले सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल विलाइट है दोस्तों, यह भी काफ़ी प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। बैक्टीरियल विलाइट का ज़्यादातर बरसात के दिनों पर प्रकोप देखने के लिए मिलता है, या फिर बहुत जल्दी टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है तो अभी अनस्टेबल यदि टेम्परेचर होता है तब भी बैक्टीरियल विलाइट का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो प्रिवेंटिव में स्प्रे में आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट है, धानुका की कोनिका फंगीसाइड, इन दोनों में से कोई एक को चला सकते हैं। इसके अलावा क्यूरेटिव में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, वेलिडामाइसिन है, कासुगामाइसिन, इनका स्प्रे आप ले सकते हैं। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में आप स्कोर फंगीसाइड, रोको फंगीसाइड है, कॉन्टा प्लस फंगीसाइड है, जो इंडेक्स आती है नागार्जुन कंपनी की इंडेक्स, इनको आप चला सकते हैं। इसके अलावा क्यूरेटिव में फोलिकोर है, एक्सेल की स्वाधीन फंगीसाइड है, बासप कंपनी की जो स्कारडस प्लस के नाम से आती है, कस्टोडियो फंगीसाइड, इन फंगीसाइड में से किसी भी एक दवा को आप चला सकते हैं। अब एक को थोड़ा बदल कर चलाएं, थोड़ा अलग अलग दवाइयों को चलाएं तो अच्छा कंट्रोल आपको मिलेगा, और जो भी डोज है प्रति एकड़ की दर से डोज साझा कर रहे हैं। अब जरूर नहीं कि हम व्यापारिक नाम ले रहे हैं, कंपनियों के नाम ले रहे हैं तो कंपनी से सीधा संपर्क, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी कंपनी का साल्ट, अच्छी कंपनी का साल्ट मिल जाए तो उस कंपनी की आप दवाई लेकर के स्प्रे कर सकते हैं, तो साल्ट को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की फसल पर एंथ्राकिनोज आज कौन नहीं जानता, तो प्रिवेंटिव में एंट्राकोल है, यूपीएल की साफ है, माइक्लोबूटानल जिसे सिस्टन के नाम से जानते हैं, तो इनका स्प्रे कर सकते हैं। क्यूरेटिव में कवच है, समीर है, कवच फ्लो है, इन फंगीसाइड में से किसी भी एक फंगीसाइड को आप चला सकते हैं। टमाटर की फसल पर डंपिंग ऑफ भी एक बड़ी समस्या है। मिट्टी के थोड़ा ऊपर से एकदम पौधा सूख जाता है, पतला पड़ जाता है और वहाँ से एकदम सूख टाइप का जाता है, तो डंपिंग ऑफ है। और आप देख रहे हैं ये है डंपिंग ऑफ का प्रकोप है। क्यूरेटिव में या फिर प्रिवेंटिव में आप चला सकते हैं। टाटा की ताकत 500 ग्राम की दर से ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या फिर रेडोमिल गोल्ड जो आती है ना फंगीसाइड, 300 ग्राम से 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिंचिंग करना है आपको। स्प्रे नहीं चलाना, ड्रिंचिंग करना है जड़ों के पास। इसके अलावा आ गई ना बात विल्ट की, जो विल्ट है ना इसको समझिए, पहले हम समझाएंगे और फिर उसके बाद ही उपाय बताने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फंगीसाइड डाल दी, बैक्टीरियासाइड डाल दी, ऐसे रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप पहचान कर पाएंगे और सही समय पर एक्शन ले पाएंगे। यानी आपका लिया गया कदम यह निर्धारित करेगा कि कंट्रोल होगा या फिर नहीं होगा। तो चीज़ों को समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए। तो जो विल्ट है वो अधिकतम 2 प्रकार की होती है, एक तो होती बैक्टीरियल विल्ट और दूसरी होती फंगल्स विल्ट। अब जो फंगल विल्ट होती ना, इसे कंट्रोल करना आसान है, लेकिन जो बैक्टीरिया विल्ट है ना, एक बार जब फैलती है ना तो इसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसानों के पसीने छूट जाते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करना है कि कौन सा हमारी फसल पर विल्ट लगा हुआ है। तो जो पौधा है ना दोस्तों, जो सूख रहा है, जो एक प्रकार से उकठा जिस पौधे में लगा हुआ है, तो 1.5 से 2 इंच की स्टेम यानी टुकड़े को काट लेना है, तने को, और थोड़ा सा उसको छील करके या फिर थोड़ा सा कट लगा करके पानी में डाल देना है। यानी तने से वाइट तरल पदार्थ निकले तो आप समझ लीजिए दोस्तों, कांच के गिलास में पानी में आप डालेंगे तो यदि लिक्विड वाइट कलर का तरल पदार्थ निकल रहा है तो समझ लीजिए बैक्टीरियल विल्ट है, और यदि ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा है तो समझ लीजिए यह फंगल्स विल्ट है। अब जो भी समस्या है ये है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में जब ऐसी कोई समस्या होती है तो स्प्रे से काम नहीं चलता है, काम चलता है डायरेक्ट सॉइल एप्लीकेशन से। और कुछ फंगीसाइड हैं जो स्प्रे के माध्यम से जड़ों में पहुंचने की ताकत रखती हैं। यदि फंगस वाली बेल्ट लगी हुई है तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, बायर की एलेट 500 ग्राम और रोको फंगीसाइड 500 ग्राम। यदि फंगल बेल्ट लगी हुई है तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। किसी एक फंगीसाइड की ड्रिंचिंग आप कर दीजिए सॉइल एप्लीकेशन से। लेकिन यदि बैक्टीरियल बेल्ट लगी हुई है तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको
थोड़ा सा अच्छे से कदम उठाना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कासुगामाइसिन आप 500 ml की दर से ड्रिंचिंग कर सकते हैं, बेलिडामाइसिन 500 ml या फिर कॉपर सल्फेट 500 ग्राम, इनमें से किसी एक को बदल कर आप चला सकते हैं। और एक और कॉम्बिनेशन है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लगा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम और जो थायोफेनेट मिथाइल और कासुगामाइसिन का जो कॉम्बिनेशन आता है 500 ml, इनको मिक्स करके 200 से 300 लीटर पानी घोल करके आपको ड्रिंचिंग कर देना है। यदि बैक्टीरियल विल्ट लगा हुआ है तो कुछ सावधानी आपको हमेशा रखनी चाहिए। पहली सावधानी है कि रेजिस्टेंस वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। यदि आपके खेतों में बहुत ज़्यादा विल्ट की समस्या आती है तो सावधानी ही उपाय है, समाधान है। सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाना चाहिए। दूसरी बात, फसल चक्र अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं लगातार टमाटर लगाए जा रहे हैं, फसल चक्र अपनाइए, मृदा का शोधन कराइए, भूमि एवं जैविक कार्बन की मात्रा एवं सूक्ष्म जीवों की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमारी यह जीवामृत वाली वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। यदि बैक्टीरियल विल्ट अधिक फैल रहा है तो पानी चलाना पहले तो कम कीजिए, नाइट्रोजन का प्रयोग भी आपको कम करना है, साफ सफाई अच्छी रखनी है और कॉपर का यूज़ करें, क्योंकि कॉपर जो बेल्ट है ना उसको फैलने से बचाती है, रोकती है। कॉपर बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ चाल ग्रोथ बढ़वा रुक जाती है वहाँ कॉपर थोड़ा अच्छा काम करती है, तो कॉपर का आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ड्रिप्स हैं। इसके अलावा वेलिडामाइसिन है, कासुगामाइसिन है, कोनिका है, ब्लू कॉपर है, ट्राइकोडर्मा जैसी चीज़ों को प्रयोग आप करते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन प्रयोग आपको सॉइल एप्लीकेशन से ही करना चाहिए। यदि पौधे में सूखने की समस्या यानी उकठा की समस्या हमको देखने के लिए मिलती है तो प्रिवेंटिव में महीने में 2-3 बार हमने जो प्रोडक्ट के नाम बताए हैं इनका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी समस्या आती ही नहीं है। तो इसलिए प्रिवेंटिव में इन चीज़ों को बदल कर आप चलाएंगे तो बिल्ड की समस्या से अच्छा कंट्रोल पाएंगे। इसके अलावा रेड माइट्स का प्रकोप है, येलो माइट्स का प्रकोप है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एवसिन 150 ml, ओबेरॉन 150 ml या फिर टाटा की एप्लॉड आती है 200 से 300 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। बासाप कंपनी की इंटरप्रेड 200 ml या फिर सिजेंटा कंपनी की बोलियम टर्गो के नाम से जो दवाई आती है, इनमें से किसी भी एक दवाई को आप माइट्स हैवी से हैवी मकड़ी का प्रकोप है और किसी फसल में प्रकोप है तो उनको कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी जो वाइट फ्लाई है तो इसके लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो स्टिकी ट्रैप लगाना है। सफ़ेद मक्खी का प्रिवेंटिव में कंट्रोल करने के लिए पर हल्का फुल्का प्रकोप है तो एक तारा है, एसिटाइमप्रेड है, लेनो है, यूपीएल की उलाला है या फिर पोलो इंसेक्टिसाइड, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं किसी भी एक का। इसके अलावा क्यूरेटिव में जीएसपी की SLR 525 आती है, डेलीगेट है, एक तारा है, इन दवाइयों को चला सकते हैं या फिर सैफीना और एक तारा को मिला करके भी आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। सफ़ेद मक्खी पर बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। इसके अलावा एफिड्स जैसिड्स का प्रकोप है टमाटर की फसल पर तो इनमें से कोई एक कीटनाशक चला सकते हैं, जैसे बायर की मोमेंटो एनर्जी है, सिजेंटा की एक तारा है, घरडा की पुलिस है, बायर कंपनी की सोलेमोन है, किसी भी एक कीटनाशक को आप चला सकते हैं। इसके अलावा लीफ माइनर, जो लीफ माइनर आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार पत्ते हमको देखने के लिए मिलते हैं तो सिजेंटा कंपनी की एविसेंट 24 ग्राम की दर से प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। इसके अलावा एमामेक्टिन वेंजॉइट 150 ग्राम की दर से 100 से 150 ग्राम की दर से आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। घरडा की प्लस 100 ग्राम की दर से और पावरफुल रिजल्ट निकालने के लिए सिजेंटा की बोलियम फ्लेक्सी आती 200 ml 200 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग करने से भी एक प्रकार से लीफ माइनर का अता पता नहीं रहता, एकदम अच्छा कंट्रोल मिलता है। इसके अलावा थ्रिप्स है, ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप है, टूटा एब्सोल्यूटा का प्रकोप है तो बासाप कंपनी की एक्सपॉन 17 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। डेलीगेट आती है, डेलीगेट 150 ml और पोलिट्रेन यानी प्रोफेक्स सुपर 250 ml, इनका स्प्रे करने से भी थ्रिप्स हो गई और रस चूसा कीटों पर अच्छा कंट्रोल मिलता है। जब हम थ्रिप्स की बात कर रहे हैं तो और भी कीट कंट्रोल होने वाले हैं। इसके अलावा टमाटर की फसल पर सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए जैसे सेमी लूपर्स है, बॉल वर्म, फल छेदक, सुंडी, तंबाकू इल्ली और हरी, छोटी, बड़ी, लाल, काली, हरी सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए यदि मध्यम प्रकोप है तो बायर की सोलेमन आती है, सिजेंटा की अलिका आती है, सिजेंटा की सिमोडस आती है, प्रोक्लेम आती है, प्रोफेक्सोपर, इन दवाइयों का स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं।
इसके अलावा अधिकतम प्रकोप होता है तो इनमें से कोई एक कीटनाशक है, फ्लेथोरा आती है, एफएमसी कोराजन है, डेलीगेट है, एफएमसी की बेनेविया है, सिजेंटा कंपनी की मिनेक्टो एक्स्ट्रा आती है, इनका स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। अभी आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा आप अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग ब्रांड का नाम ले रहे हैं, हमारे तो ऊपर से जा रहा है। तो देखिए, जब फसल है आपको प्रॉपर वीकली 10 दिन में स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ता है, प्रॉपर 4-5 दिनों के अंतराल पर ड्रिप से खाद देनी पड़ती, तभी जाके आपको एक अच्छी पैदावार मिलती है। और प्रॉपर केयर करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी हमारी फसल पर पूरी तरह हो गई, अब हम स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो फिर उसका कोई लक्ष्य या फिर कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो इसलिए प्रिवेंटिव में चीज़ों को समझना पड़ता है। अभी सुनने में ऐसा लग रहा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा है। हम आपको एक दवाई रिकमेंडेड कर रहे हैं और 5-7 दवाइयों के नाम बता रहे हैं, जो आपको मिल जाए उसका आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो बोरिंग लग रही तो वीडियो को छोड़ के भी जा सकते हैं। यह बात केवल किसान की हो रही है, और जो किसान टमाटर की खेती करना चाहते हैं, अधिकतम पैदावार निकालना चाहते हैं, उनके लिए यह एक्टिविटी करना, और वही किसान भाई कीमत समझ सकते हैं। जो किसान भाई टमाटर की खेती करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हर एक जो जानकारी कितनी इम्पोर्टेंट है। टमाटर में स्प्रे जो है ना, जैसे कीटों की पहचान करिए और उसके हिसाब से स्प्रे शेड्यूल आप चलाएंगे, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। शाम टाइम स्प्रे करना है, 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लेना है, और जब भी स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को स्टिकर स्प्रेडर मिलाकर स्प्रे करने से आपको बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा फ्रूट क्रैकिंग की एक समस्या आती है, तो इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलो और बोरॉन 300 ग्राम 1 एकड़ में ड्रिप से या फिर सॉइल एप्लीकेशन से आप चलाएँ, तो बहुत ही बढ़िया फल खिलते हैं और फलों में फटने की समस्या नहीं आती है। फ्लावर ड्रॉपिंग की एक समस्या देखने के लिए मिलती है, तो प्लानोफेक्स 30 ml और 05234 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। फलों के साइज़ को बढ़ाने के लिए NPK 0050 5 किलो, गुड़ 3 किलो, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, सागरिका दानेदार 5 किलोग्राम 200 से 400 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में ड्रिंचिंग करना चाहिए। अब सागरिका दानेदार को 1 से 2 दिन पहले घोल लीजिए, फिर उसके बाद ही सॉइल एप्लीकेशन से चलाइए। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल में ध्यान रखना है। टमाटर की फसल पर खाद का शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि जो खाद शेड्यूल है प्रॉपर आपने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर दिया, तो समझ लीजिए उत्पादन में 4 चांद लगने वाले हैं। अभी तो हम बीमारियों को कंट्रोल कर पाए, लेकिन प्रॉपर जो भोजन है ना पौधे का, प्रॉपर नाइट्रोजन की ज़रूरत कब पड़ रही है, फास्फोरस की डिमांड कब है, पोटेशियम कब प्रयोग करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रयोग कब करना है, तो फेरस हो गया, कैल्शियम हो गया, चिलेटेड प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को सही समय पर आप प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो रिजल्ट और परिणाम लाजवाब देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो टमाटर की फसल है, ट्रांसप्लांट्स हैं, 10 दिन से लेकर के 35-40 दिनों तक आप इन खादों को चला सकते हैं। आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम 2 से 4 दिनों का अंतर रख के आप प्रयोग कर सकते हैं। अब जब हमारी फसल 10 दिन से 40 दिन के बीच में होती है, तो इस समय वानस्पतिक स्टेज रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, ह्यूमिक एसिड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इन न्यूट्रिशन की हमको आवश्यकता पड़ती है 10 दिन से लेकर के 40 दिन के बीच में। यह पहला पड़ाव है। तो इस बीच में 19-19 2 किलो, 17-44 2 किलो, 12-61 2 किलो, ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 200 ग्राम, तो इनको, और साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलो, अमोनियम सल्फेट 2 किलो। तो कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 दिन का अंतर रख के किसी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको करना है, यानी बदल बदल का, एक साथ सभी को नहीं। एक दिन आपने 19-19, फिर दूसरे दिन यानी 3 दिन बाद आपने 17-44 ऐसी खादों का प्रयोग आपको करना चाहिए। यह वनस्पतिक वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, प्लांट को स्टेबल करने के लिए, जड़ों के विकास में मदद करने वाला है। इसके अलावा जो सेकंड कॉम्बिनेशन है, ट्रांसप्लांट्स हैं, 40 से लेकर के 60 दिन के बीच में फूल अवस्था में हमारी टमाटर की फसल होती है, तो इस समय फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है। फ्लावरिंग स्टेज पर फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि 12-61-0 को चलाइए 2 किलो, 52-34 2 किलो, 13-40-13 2 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट हरियाली लाने के लिए 2 किलो, फेरस सल्फेट 2 किलो, बेलिडामाइसिन 500 ml, इनको चलाते रहिए। इसके अलावा ट्रांसप्लांट्स टमाटर की फसल 60 दिन से अधिक की होती है, तो
पोटास की तो अधिक आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि फल बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल पोटेशियम से काम हो जाएगा। पोटेशियम की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, लेकिन पोटास के साथ साथ हम जैसे 0050 3 किलोग्राम, 13045 3 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट खाद को भी चलाना है 3 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, लिक्विड सीवीड, चिलेटेड कैल्शियम और 05234 जैसी खादों को आप चलाएं। 4 से 5 दिन का अंतर रखिए। अब जैसे फसल कम दिन की थी, 10, 15, 20 दिन की थी, तो हम 1 किलो 2 किलो में काम चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाएगी, ग्रोथ बढ़ती जाएगी, तो जहां भोजन की ज़रूरत 2 किलो पड़ रही थी, अब हम 3 किलो, 4 किलो, 5 किलोग्राम इस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाते जाने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारी टमाटर की फसल पर खाद शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि आप लॉजिक को समझ गए तो आप जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है ना, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम इतनी ज़्यादा यूरिया या फिर बहुत सारी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, तो इससे नाइट्रोजन का यदि लेवल बढ़ जाता है तो नाइट्रोजन को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम सोनाइट्स आता है, मोलिब्डेनम का प्रयोग कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, MOP है, SOP है। तो यह सभी की सभी नाइट्रोजन के बैलेंस को, नाइट्रोजन के लेवल को दबाती हैं। और आप अर्जेंट पर नाइट्रोजन के लेवल को कम करना चाहते हैं तो पोटेशियम जो मोलिब्डेनम आता है ना, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप फास्ट नाइट्रोजन के लेवल को कम करना चाहते हैं और रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाए तो पोटेशियम जो मोलिब्डेनम है इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप टमाटर की खेती करते हैं और आपने यदि सिजेंटा कंपनी की साहू को लगाया है पर कोई और भी वैरायटी को लगाया है, तो आपने देखा होगा टमाटर के जो साइज़ है ना, छोटे बड़े रह जाते हैं, यानी जो आकार है समान ना होकर के अस्त व्यस्त हो जाता है। उस हिसाब से मार्केट में मार्केटिंग रेट भी देखने के लिए नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यदि आप नहीं चलाएंगे तो टमाटर के छोटे बड़े फल की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए आप एक काम करें कि जब भी आपको लग रहा है कि छोटे बड़े फल आ रहे हैं तो DAP 15 किलो, MOP 10 किलो, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, गुड़ 3 किलोग्राम, इन सभी को अच्छे से मिक्स करें 400 लीटर पानी में और ड्रिंचिंग कर दीजिए। बहुत बढ़िया वाले रिजल्ट मिलेंगे। कब प्रयोग करना है? फल स्टेज पर जब भी ऐसी समस्या देखने के लिए मिले तो 1 एकड़ में आप ड्रिंचिंग कर दीजिए जड़ों से 2 इंच दूर। टमाटर की फसल पर जो फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, पीलापन को दूर करता है और बहुत तेज़ गति से दूर करता है। ड्रिप से 3 से 5 दिनों के अंतराल पर आपको खादों को प्रयोग करना चाहिए। लीफ कर्ल वायरस के लिए कॉपर स्प्रे आपको करना चाहिए और सफ़ेद मक्खी के जो स्प्रे है ना, उनको चलाना चाहिए। पौधा मुरझा रहा है तो ह्यूमिक एसिड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एवं सिलिकॉन का प्रयोग करना चाहिए। और काफ़ी किसानों की यह समस्या आ रही थी कि पौधा मुरझा रहा है, तो पहले तो समझिए क्यों मुरझा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, नेमेटोड्स की समस्या तो नहीं है। यदि नेमेटोड्स की समस्या है तो इनमें से कोई एक प्रोडक्ट को आप चला सकते हैं। जड़ों में गांठें बन जाती हैं जो कि न्यूट्रिशन अपटेक नहीं करा पाती हैं और काफ़ी समस्याएं क्रिएट होती हैं। इसके अलावा मिट्टी को आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए, गोड़ा लगाना चाहिए, साफ़ सफाई अच्छी रखनी चाहिए। तो टमाटर की आप खेती कर रहे हैं तो एकदम पानी ना दें, अवस्था समझें, अवस्था के हिसाब से आपको पूर्ति करना है, न्यूट्रिशन की सिंचाई करना है आवश्यकता अनुसार। टमाटर की बंधाई के ऊपर बात करते हैं। यदि एक अच्छी पैदावार आप निकालना चाहते हैं तो टमाटर की खेती आप बंधाई विधि से करें। बम्बू विधि से टमाटर की खेती करेंगे तो पैदावार काफ़ी शानदार मिलने वाली है। टमाटर की आप बंधाई करते हैं तो 1500 से 1700 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, पेड़ वायर की आवश्यकता पड़ने वाली। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 10 से लेकर के 15-15 फीट के अंतराल पर आपको डबल लाइन पर बांस लगा सकते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में आप आड़े पर बांस लगा सकते हैं। तो बंधाई बहुत ज़रूरी है। आप जो सुतली देख रहे हैं इस प्रकार आप बंधाई कर सकते हैं और हमेशा हल्के हाथों से बंधाई करनी चाहिए। जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से पेड़ वायर को खींच करके आप बंधाई करते जाइए। और बंधाई करने से एक बात है, पैदावार में ना 4 चांद लग जाते हैं। तो बंधाई टमाटर की अवश्य करिए। उत्पादन की बात करते हैं तो इस प्रकार यदि आप व्यवस्थित तरीके से टमाटर की खेती करते हैं 80 से लेकर के 100 टन के आसपास पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। और हमारे MP के जो फार्मर्स हैं ना, इससे भी ज़्यादा उत्पादन निकालने में कामयाब रहे हैं। लागत की बात करते हैं तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल, बंधाई, लेबर खर्च, भाड़ा, बेसल डोज, बहुत सारी जो एक्टिविटी है ना, लगभग 1 एकड़ में प्लांटेशन से लेके एंड तक 7-8 महीने तक जब हमारी फसल चलती है तो लगभग
1,20,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लग जाती है। इसके अलावा लाइफ साइकिल की बात करें तो व्यवस्थित तरीके से बंधाई विधि से आप खेती करते हैं, अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो 8 से 9 महीने टमाटर की फसल चल जाती है। मुनाफा की बात करते हैं तो सभी लागत को काट करके 5 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख 7-8 लाख रुपए तक 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। यानी बाज़ार भाव क्या मिल रहे हैं, कैसी आप केयर कर रहे हैं, कैसी उपज निकाल रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं दोस्तों। इतने के बावजूद भी कैसी भूमि है, कैसी आप सिंचाई कर रहे हैं, कब कौन सी खाद दे रहे हैं, तो चीज़ों को समझकर आप प्रयोग करें, तभी आप एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। टमाटर की एक अच्छी उपज निकालने के साथ साथ रेट अच्छे मिलते हैं तो आमदनी बहुत अच्छी आपको होने वाली है। तो टमाटर के रेट है ना किसी के हाथ में नहीं है, यानी टमाटर की आवकें बढ़ेंगी तो रेट घट जाएंगे। तो इसलिए हमारे हाथ में जितना है टमाटर की खेती व्यवस्थित तरीके से करें, रेट अच्छा मिलेगा, अच्छी किस्मत रहती है तो आमदनी बहुत अच्छी मिलने वाली। बाकी केयर हमारे हाथ पर है। तो टमाटर की इस प्रकार हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं। हमने लगभग संपूर्ण जानकारी, ऑलमोस्ट संपूर्ण जानकारी इस प्रकार यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो ये मानकर चलिए आप 4 से 5 लाख रुपए 1 एकड़ से कहीं नहीं गए। तो इस प्रकार टमाटर की खेती करने से आपको बहुत ही बढ़िया वाली आमदनी होगी और बढ़िया आप कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने टोमेटो फार्मिंग की A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती वीडियो में एक लाइक और एक शेयर की हम उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।